प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कोशिका के जो नियंत्रक है यानी केंद्रक है उसके बारे में बताना चाहूँगा। केंद्रक जो है एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं, यानी कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा आवरित रहता है और उसके अंदर जो केंद्रक होते हैं उनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कैसे ये जो है आपको न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिखाई दे रहा है, और इस न्यूक्लियर एनवेलप की जस्ट निचली वाली जो हिस्सा है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इस न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर एनवेलप जो है छिद्रित होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। और इस न्यूक्लियोपोर जो है ये क्या करते हैं ना, जब कोशिका की केंद्रक के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब आरएनए बनते हैं, उस आरएनए न्यूक्लियर पोर व न्यूक्लियर छिद्र के अंदर से बाहर आते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखते हैं केंद्रक केंद्रिक होते हैं। ये देख रहे हो आप, डार्क कलर के केंद्रिक है। ये हम लोग यहाँ जो देख रहा है, ये देखो, ये डार्क कलर की जो है ये केंद्रिक है। ये देखो, ये जो है केंद्रिक है, वह न्यूक्लियस कहते हैं। और इस केंद्रिक जो है ये क्या करते हैं ना, इसके अंदर भी आरएनए होते हैं, जिसका हम लोग कहते हैं राइबोसोमल आरएनए केंद्रिक के अंदर। और जस्ट बाहर जो भाग ये देख रहे हैं नेटवर्क जो है, इसे कहते हैं क्रोमाटिन नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है इसे कहते हैं क्रोमाटिन जालिका व क्रोमाटिन नेटवर्क है। तो यदि हम लोग, तो क्या हुआ ना, केंद्रक कोशिका के नियंत्रक है। केंद्रक केंद्र में रहते हैं, केंद्रक के ऊपर आवरण होता है जिसका न्यूक्लियर एनवेलप व केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली की जो अंदरूनी हिस्सा है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म से रहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमाटिन पाया जाता है, जिस क्रोमाटिन जो है ये है इसकी ये देख रहे हैं क्रोमाटिन की धागा है, नेटवर्क है, इस क्रोमाटिन नेटवर्क होते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यदि देखें, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ से परिचय कराना चाहूँगा, जो कि रॉबर्ट ब्राउन, जिसने केंद्रक की खोज किया था। और ये इन्होंने कब किया था ना, 1831 में। ये देख रहा है आप, रॉबर्ट ब्राउन की जो एक तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है, ये रॉबर्ट ब्राउन की तस्वीर है। ये आप लोग देख के रखिए, रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज किया। और जो केंद्रक है, इस केंद्रक को अभिरंजित किया जाता है, और अभिरंजित करने के बाद फ्लेमिंग ने उनके अंदर जो क्रोमाटिन पाए जाते हैं उसने खोज की। अर्थात क्रोमाटिन की जो खोज है, जो कि स्टेन व अभिरंजक प्रयोग करने के बाद उसके अंदर जो क्रोमाटिन की उपस्थिति है वो फ्लेमिंग ने खोजा। सामान्यतः क्या होता है ना, एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके अंदर केंद्रक एक से अधिक भी होते हैं, जिसे कहते हैं बाइन्यूक्लियर सेल्स हम लोग कहते हैं। और कुछ केस में केंद्रक की अनुपस्थिति भी होता है, जिसकी मैमेलियन आरबीसी में जब मैच्योर हो जाता है उसमें केंद्र की अनुपस्थिति होता है, और केंद्रक की उपस्थिति जो है भ्रूणीयावस्था में पाया जाता है। तो ये हुआ छोटा सा परिचय है। ये देख रहे हैं कोशिका के अंदर केंद्रक की पोजीशन, और ये हुआ आपकी जो रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने केंद्रक की खोज किया 1831 में, उनके चित्र। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड्स है इसमें जाऊंगा। जो केंद्रक के बाहर वाली हिस्सा यदि हम लोग देखें, ये कैसे देखेंगे ना, यहाँ लिखा है देखो, परिष्कार डबल लेयर मेम्ब्रेन्स विथ ए स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस में क्या, ये जो है डबल लेयर मेम्ब्रेन है, दोनों झिल्ली से आवरित है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। और इन मेम्ब्रेन में जो स्पेस है ये 10 से 50 नैनोमीटर की होती है।
इट इज ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल इन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। हम लोग जानते हैं जो साइटोप्लाज्म व जो कोशिका द्रव्य है और जो केंद्रक द्रव्य है, ये दोनों के बीच की दीवार के रूप में खड़े रहते हैं, एक दूसरे से मिलने नहीं देते हैं। और इनकी जो बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूअस विद द ईआर ऑल्सो बियर राइबोसोम्स ऑन इट। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं जो केंद्रक झिल्ली है, इस केंद्रक झिल्ली कंटिन्यूअस होते हैं, और ये आपने देख रहा है जो बाहर जो है ये राइबोसोम्स है। ये हम लोग देखो, ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स, ये बाहर देखो दाने दाने जो है ये राइबोसोम्स है इनके अंदर। और ये कंटिन्यूटी किसके साथ होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, कैसे राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो ये जो है ये कंटिन्यूटी रहते हैं जो प्लाज्मा ने जो केंद्रक झिल्ली है उनके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इनमें भी डबल मेम्ब्रेन है, दीज आर द पैसेजेस फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए। हम पहले ही बताए थे, जब डीएनए की पुनरावृत्ति के बाद जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनते हैं, उस आरएनए न्यूक्लियोपोर व केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र के माध्यम से वो बाहर आते हैं, क्योंकि उनकी अनुवादन जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साथ साथ जो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम की उपस्थिति कारण वहाँ प्रोटीन संश्लेषण वहाँ भी होता है। तो इसीलिए ये कंटिन्यूटी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, वो है क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन क्या है, ये नेटवर्क है जो कि एक न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है। ये हम देखो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, देखो क्रोमाटिन देखो, ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है, देखो ये सब धागे 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 जो दिख रहा है ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है। और इन कंटेन्स डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स। अर्थात सारी प्रोटीन जो है हिस्टोन्स पाए जाते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन व एनईसीपी होते हैं और आरएनए होते हैं। तो एक क्रोमाटिन मतलब क्या है, हम लोग यदि इसको दो भाग में बांटे, क्रोमाटिन क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है ना, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होते हैं, और प्रोटीन जो है दो भाग में बांटे जाते हैं, हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो क्षारीय होते हैं, जो कि बेसिक अमीनो एसिड से बनते हैं, इसलिए क्षारीय प्रोटीन से। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो अति अल्प मात्रा में यहाँ पाया जाता है। और कोशिका विभाजन के समय ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमाटिन्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। जब कोशिका विभाजन होगा उस समय ये जो क्रोमाटिन है, ये क्रोमाटिन जो नेटवर्क व जालिका है, इस जालिका जो आप देख रहे हैं, इस जालिका कंडेंस होकर गुणसूत्रों की आकार धारण करते हैं। ये देखो न्यूक्लियोलस, थोड़ा सा न्यूक्लियोलस के बारे में परिचय तो कराऊंगा। न्यूक्लियोलस क्या है, एक केंद्रिक है, और इसमें क्या होता है, वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडी, इधर एक हो सकते हैं और कोई मेम्ब्रेन झिल्ली रहित एक काय बा बॉडी है, और इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं, उसके अंदर ही अवस्थान करते हैं। और इट इज द साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। हम लोग पहले ही बताए थे, जो आरएनए है, जो राइबोसोमल आरएनए है, इस राइबोसोमल आरएनए का जो संश्लेषण है ये कैसे है ना, ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रिक के अंदर। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियस के अंदर जो गुणसूत्र है उनके बारे में बात करूंगा। अब देखें, ये जो है हम लोग ये देख रहा है, ये देखो इसको कहते हैं काइनेटोकोर, यानी जो सेंट्रोमियरिक हिस्सा जो है ये हम लोग देख रहे होंगे, एक क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र में दो क्रोमाटिड्स है, जिसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट से बनते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड है। और इस सेंट्रोमियरिक क्षेत्र में क्या होता है ना, काइनेटोकोर होते हैं। और इस काइनेटोकोर हिस्सा में ही कोशिका विभाजन के जो ये आप देख रहे हैं जो स्पिंडल फाइबर बा, हम लोग जानते हैं जो माइटोटिक स्पिंडल जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो यहाँ अवस्थान करते हैं, एक कोशिका विभाजन के समय ये मदद करते हैं। तो यहाँ लिखा है, ए ह्यूमन सेल हैज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम। अर्थात हम लोग जानते हैं मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी 22 जोड़ी जो है ऑटोजोम्स होते हैं, और एक जोड़ी जो है ये
लिंगी गुणसूत्र होते हैं और हर गुणसूत्र में एक ही डीएनए एक यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचते हैं, अर्थात सिंगल डीएनए होते हैं। एवरी क्रोमोसोम हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। पहली बात है सेंट्रोमियर क्षेत्र है, और ऑन द साइड्स ऑफ व्हिच डिसेबल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर बढ़िया से आपको दिख रहा है। काइनेटोकोर क्या है? ये हुआ एक गुणसूत्र की संरचना, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। अब हम लोग जो विभिन्न प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना। आज ही हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है गुणसूत्र के। गुणसूत्र हम लोग जानते हैं सेंट्रोमियर की अवस्थान के आधार पर गुणसूत्र को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। ये देखो बराबर हिस्सा क्या है बांटा हुआ है सेंट्रोमियर दर, इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। ये देखो कम ज़्यादा है भुजाओं में, इसलिए कहते हैं ये सेंट्रोमियर है, इसको कम ज़्यादा भाग में बांटा है, इसे कहते हैं सबमेटासेंट्रिक। ये देखो थोड़ा सा ऊपर है सेंट्रोमियर के ऊपर, उसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और ये जो है एकदम प्रांतीय हिस्सा में ये सेंट्रोमियर अवस्थान कर, इसे लगाते हैं टेलोसेंट्रिक। ये देखो ये हम लोग यहाँ बात करते हैं। ये देखो यहाँ ये देखो सेंट्रोमियर बीचों बीच है, दोनों में बांटा है, इसे हम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे ना, इसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। यहाँ देखो दोनों भुजाओं को कैसे बांट रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, इसे कहेंगे सबमेटासेंट्रिक। यहाँ देखो एकदम ऊपर, जैसे पंडित जी की चोटी जैसा स्थान है, जैसे एकदम ऊपर की ओर चला गया, उसे हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और इसे हम जो है इसे कहेंगे टेलोसेंट्रिक, मतलब प्रांतीय हिस्सा में सेंट्रोमियर चला गया, इसे हम कहेंगे टेलोसेंट्रिक। तो हम इसको थोड़ा 4 टाइप का गुणसूत्र है सेंट्रोमियर के अवस्थान के आधार पर। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मिडिल सेंट्रोमियर दोनों हब में बांटा है, और सबमेटासेंट्रिक इन नियरेस्ट टू वन एंड फॉर्मिंग द शॉर्टर आर्म। एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर इज क्लोज टू इट्स फॉर्मिंग one very short and one very long arm, and telocentric is terminal cellular। ये हुआ गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के हैं ये हम लोग बांटे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बताएंगे डिटेल्स जो है एक गुणसूत्र के अंदर कैसे हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, डीएनए, आरएनए कैसे रहते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।